नमस्कार। आज हम Neo4j पर बात करने वाले हैं। ये एक काफ़ी पॉपुलर ग्राफ डेटाबेस है। हाँ, Neo4j। हमारी जानकारी का जरिया है रॉयल रिसर्च का एक लेख Neo4j आधार से उन्नत अवधारणाओं तक। तो आज हम कोशिश करेंगे Neo4j की बेसिक बातें समझने की, ये कैसे काम करता है और क्यों ज़रूरी है, खासकर डेटा में जो कॉम्प्लेक्स रिश्ते होते हैं उनको कैसे समझता है। बिल्कुल। ये उन लोगों के लिए काफ़ी काम का हो सकता है जो मतलब डेटाबेस टेक्नोलॉजी या नेटवर्क एनालिसिस जैसी चीज़ों में इंटरेस्टेड है। हाँ, और देखिए ये समझना जरूरी है कि Neo4j जैसे ग्राफ डेटाबेस ना वो पारंपरिक रिलेशनल डेटाबेस से अलग कैसे हैं। अच्छा। हाँ, रिलेशनल वाले तो टेबल्स और रोज पर चलते हैं। Neo4j क्या करता है, वो डेटा को नोड्स के रूप में देखता है। नोड्स यानी कोई चीज या इकाई, जैसे लोग या कोई प्रोडक्ट, और फिर उनके बीच होते हैं रिलेशनशिप्स, मतलब रिश्ते। और हर नोड और रिलेशनशिप की अपनी प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं, जानकारी। तो ये जो मॉडल है ना, ये असल दुनिया के कनेक्शंस को ज्यादा नेचुरली दिखाता है। बिल्कुल, जैसे आपने कहा लोग नोड हो गए और उनकी दोस्ती एक रिलेशनशिप। ये तो काफी सीधा लगता है। हाँ, और हर इंसान या दोस्ती की अपनी डिटेल, जैसे नाम, उम्र, कब दोस्त बने, ये सब प्रॉपर्टीज हो गई। सही। और सबसे बढ़िया बात शायद ये है कि दोस्तों के दोस्तों को ढूंढना इसमें बहुत तेज है। हाँ, ये क्लासिक उदाहरण है। पारंपरिक डेटाबेस में तो बड़े मुश्किल जॉइन लगाने पड़ते हैं। इसमें बस ग्राफ में रास्ता ढूंढना है। उसे ग्राफ ट्रैवर्सल कहते हैं, और इसके लिए इनकी अपनी क्वेरी भाषा है, साइफर। साइफर। हाँ, साइफर। ये खास तौर पे पैटर्न खोजने के लिए बनी है और पढ़ने में भी काफी आसान है। अच्छा, मतलब ये सिर्फ आसान नहीं है, इसके पीछे ताकत भी है। हाँ बिल्कुल, कई पावरफुल फीचर्स हैं। एक तो है एसिड ट्रांजैक्शंस। एसिड, ये तो सुना है। एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। हाँ, आसान भाषा में कहें तो ये पक्का करता है कि डेटाबेस में जो भी बदलाव हो वो या तो पूरा हो या बिल्कुल ना हो। डेटा हमेशा सही सलामत रहता है। ठीक है, भरोसेमंद। फिर ये बड़े डेटा सेट्स के लिए स्केल कर सकता है, क्लस्टरिंग के जरिए। मतलब बहुत सारा डेटा हैंडल कर लेगा। हाँ, और तेज सर्च के लिए इंडेक्सिंग है, और अब तो इसमें एआई एप्लीकेशंस के लिए वेक्टर सर्च भी आ गया है। वेक्टर सर्च, ये क्या है? ये मिलती-जुलती चीजें खोजने में मदद करता है, जैसे सिमिलर प्रोडक्ट्स या कंटेंट रेकमेंड करने में। अच्छा, तो ये इसे काफी आधुनिक बनाता है। और भी कुछ खास? हाँ, 2-3 चीजें और हैं। एक एपोक लाइब्रेरी है, इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा फंक्शंस मिल जाते हैं। फिर ग्राफ डेटा साइंस लाइब्रेरी, GDS, इसमें काफी पावरफुल एल्गोरिदम है, जैसे नेटवर्क में सबसे प्रभावशाली लोग कौन हैं या कम्युनिटीज का पता लगाना। वाह, एनालिसिस के लिए। जी, और डेटा को देखने के लिए, मतलब विजुअलाइज करने के लिए ब्लूम जैसे टूल्स हैं। ये नॉन टेक्निकल लोगों के लिए भी आसान बनाते हैं ग्राफ को समझना। सुनने में तो बढ़िया लग रहा है, पर इसे इस्तेमाल करना, शुरू करना कितना मुश्किल है, इंस्टॉलेशन वगैरह? नहीं, वो काफी आसान है। आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या डॉकर इमेज भी है। अच्छा। फिर इसे या तो वेब ब्राउजर इंटरफेस से चला सकते हैं या पाइथन जैसी लैंग्वेजेस के ड्राइवर से कनेक्ट कर सकते हैं। और डेटा डालना, मान लीजिए मुझे स्टूडेंट्स और कोर्सेज का डेटा डालना है। वो भी सीधा है। साइफर में क्रिएट कमांड है, उससे आप स्टूडेंट नोड बना सकते हैं, कोर्स नोड बना सकते हैं, फिर उनके बीच एनरोल्ड इन जैसा रिलेशनशिप बना सकते हैं। ठीक है, और डेटा निकालना या बदलना हो तो? खोजने के लिए मैच कमांड है, वो पैटर्न ढूंढेगा। अपडेट करने के लिए सेट है, और डिलीट करने के लिए? उसके लिए डिलीट है, या फिर डिटैच डिलीट। ये वाला ज्यादा सेफ है क्योंकि ये नोड हटाने से पहले उसके सारे रिलेशनशिप हटा देता है, कोई अधूरा लिंक नहीं रहता। समझ गई, डेटा इंटीग्रिटी के लिए। हाँ, और आप कंस्ट्रेंट्स भी लगा सकते हैं, जैसे कि हर स्टूडेंट का आईडी यूनिक होना चाहिए। अब बात करते हैं इसके इस्तेमाल की। कहाँ-कहाँ काम आता है ये? स्रोत में तो कई चीजें लिखी थी। हाँ, बहुत जगह। सोशल नेटवर्क समझने में, धोखाधड़ी पकड़ने में, रिकमेंडेशन इंजन बनाने में, जैसे नेटफ्लिक्स या अमेजॉन यूज करते हैं। अच्छा, वो लोग ग्राफ यूज करते हैं। काफी संभावना है। इसके अलावा नॉलेज ग्राफ बनाने में, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, यहाँ तक कि बायोलॉजी, जीनोमिक्स में भी। आपने धोखाधड़ी का जिक्र किया, उसमें कैसे मदद करता है ये? देखिए, धोखाधड़ी में अक्सर ना बड़े कॉम्प्लेक्स पैटर्न होते हैं, जैसे पैसा गोल गोल घूम रहा है कई खातों के बीच, या एक ही डिवाइस से बहुत सारे फ्रॉड अकाउंट चल रहे हैं। ये पैटर्न ग्राफ में बहुत साफ दिख जाते हैं, पारंपरिक तरीकों से शायद पकड़ में ना आए। सही बात है, कनेक्शन देखना आसान हो जाता है। बिल्कुल,
और AML के साथ इसका इंटीग्रेशन, खासकर वेक्टर सर्च के साथ, इसे और भी पावरफुल बना देता है। तो अगर मैं पूछूं कि इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, तो वो कनेक्टेड डेटा को तेजी से प्रोसेस करना है रिलेशनल के मुकाबले। हाँ, बिल्कुल। जब डेटा में बहुत सारे कनेक्शंस होते हैं, रिलेशनल डेटाबेस में जॉइन ऑपरेशन बहुत धीमे हो जाते हैं। Neo4j सीधे रिलेशनशिप्स को फॉलो करता है। इसे पॉइंटर हॉपिंग भी कहते हैं। ये बहुत तेज होता है। लेकिन इसे सही से इस्तेमाल करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। हाँ, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं कुछ, जैसे अपना डेटा मॉडल उन सवालों के हिसाब से डिज़ाइन करें जो आप पूछना चाहते हैं, सही लेबल्स और इंडेक्स का इस्तेमाल करें और अपनी क्वेरीज की परफॉर्मेंस चेक करते रहें। ठीक है, तो संक्षेप में कहूँ, Neo4j आपस में जुड़े हुए डेटा को मैनेज और क्वेरी करने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है, पारंपरिक टेबल वाले डेटाबेस से काफी अलग। और कई मामलों में बेहतर भी, जहां कनेक्शंस मायने रखते हों। हाँ, और ये ओपन सोर्स है और क्लाउड सर्विस OraDB भी है। जी। तो अंत में आपके हिसाब से सोचने वाली बात क्या है? देखिए, आज का ज़्यादातर डेटा ना कनेक्शंस के बारे में ही है, चाहे वो सोशल नेटवर्क हो, सप्लाई चेन हो या बायोलॉजिकल सिस्टम। तो सवाल ये है कि अगर हम चीज़ों को सिर्फ अलग अलग टुकड़ों में देखने की बजाय उनके बीच के रिश्तों, मतलब ग्राफ के नज़रिए से देखना शुरू करें, तो क्या इससे अलग अलग फील्ड्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग के हमारे तरीके बदल सकते हैं? कैसे बदल सकते हैं? ये सोचने वाली बात है।